हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7। इसमें जो है हम कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है हम सारे कंस्ट्रेंट मोशन तो नहीं देख पाएंगे, शायद हम रॉड कंस्ट्रेंट मोशन और हल्का फुल्का सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन ही देख पाएंगे। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन भी पूरा नहीं हो पाएगा, बड़ा है वो टॉपिक, मतलब बहुत अच्छे खासे उस पर मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो मतलब अब मान के चलो कि कंस्ट्रेंट मोशन पे आपके 3-4 लेक्चर जाने वाले हैं साथ ही में। ये लेक्चर क्योंकि मैं थोड़ा छोटा रखूँगा, आधे घंटे से थोड़ा कम का ही, तो इसके लिए इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक क्या अर्थ होता है वो जानेंगे, और उसके बाद रॉड कंस्ट्रेंट पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा इल्यूस्ट्रेशन लेंगे जो हर जगह लिया जाता है। तो पहले तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है इसका हमें बेसिक मतलब पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट मोशन में जो फर्स्ट ये शब्द है ना, कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट शब्द का ही मतलब है मजबूरन। मजबूरन इसका अर्थ ही होता है। कंस्ट्रेंट का अर्थ क्या है? मजबूरन। तो किसी भी मजबूरी के कारण कोई भी बॉडी अगर कोई मोशन कर रही है तो उसे ही हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। कोई भी बॉडी क्या है, एक दूसरे बॉडी के वजह से या कुछ उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स के वजह से एक ऐसे टाइप का मोशन कर रही है जो उसे मजबूरन करना पड़ रहा है, वो नहीं भी चाहते हुए करना पड़ रहा है उसे। जैसे आप स्कूल हर रोज़ जाते हो, आप कभी कभी नहीं भी चाहते हो कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन फिर भी आपको मजबूरन जाना पड़ता है क्योंकि आपको अपना 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा करना है। तो उसी तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, कोई भी दो बॉडीज़ किसी तो एक मतलब आप कह सकते हो एक वे में मूव करने के लिए मजबूरन हो जाती है। जैसे अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन का एक सबसे बढ़िया सा एग्जांपल लूँ, तो हमने एटवुड्स मशीन जो है कल ही डिस्कस किया था। कल ही मतलब एक्सेलरेटेड मोशन जब हमने किया था तब। तो कंस्ट्रेंट उसमें हमने क्या देखा था, ऐसे एक पुली होती थी, उसके इस एंड पे ऐसे करके एक ब्लॉक लटका होता था, लेट से ए, और उसके इस एंड पे ऐसे करके एक ब्लॉक लटका होता था, लेट से बी। तो बी या ए के ऊपर नीचे जाने से दोनों पे एक दूसरे पे असर पड़ता था। अगर हम कहें कि मास ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ ए, तो हमारा बी ज़रूर इसमें नीचे जाएगा। इसमें आपको पता ही है कि हम इस पुली को स्मूथ मानते थे, मासलेस मानते थे। साथ ही में ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसे हम क्या मानते थे, लाइट मानते थे और इनएक्सटेंसिबल मानते थे, मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है। तो ये भी कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, ये सब आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कंस्ट्रेंट मोशन में कि हमारी जो आइडियल स्ट्रिंग होती है, वी कॉल दिस आइडियल स्ट्रिंग। मैं पहले भी आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ। आइडियल स्ट्रिंग जो होती है ये हमारी इनएक्सटेंसिबल होती है, अनब्रेकेबल होती है। ये आप नोट कर लीजिए कि आइडियल स्ट्रिंग्स आर अनब्रेकेबल, इनएक्सटेंसिबल, अनकम्प्रेसेबल। आप उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो, यानी स्लैक नहीं कर सकते हो। कैन नॉट स्लैक, मतलब आप इसे स्लैक नहीं कर सकते हो, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, और साथ ही में आप इसे तोड़ नहीं सकते हो। तो कंस्ट्रेंट मोशन का सबसे ही बढ़िया एग्जांपल क्यों हुआ, यहाँ पे बी को अगर हम नीचे ऐसे किसी डिस्टेंस से मूव कराए तो ए भी उतना ही ऊपर जाता है। बी नीचे की तरफ अगर x1 डिस्टेंस जा रहा है तो ऊपर की तरफ ए भी x1 डिस्टेंस ही जाएगा। अगर मान ले कि इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो हम बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन ये कह सकते हैं कि x1 विल बी इक्वल टू x2, क्योंकि हर जगह इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो यहाँ से अगर ये नीचे जा रहा है तो इसे भी ऊपर उतना ही जाना पड़ेगा। अगर देखो, हमने क्या मान रखा है कि हमारी जो ये स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ये अगर नीचे जा रहा है तो इसे भी ऊपर आना पड़ेगा। अगर ये नीचे जाएगा, जाता जाएगा जाता जाएगा, ये इधर ही ऐसे ही रुका पड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। हमारी जो ये स्ट्रिंग है ये टूट जाएगी, और हम आइडियल स्ट्रिंग को अनब्रेकेबल मान के चलते हैं, इनएक्सटेंसिबल मान के चलते हैं। और साथ ही में अगर हम इसे नीचे ऐसे लेके जाए और ये उतना ही मूव ना करे, उससे ज़्यादा अगर मूव कर जाए, मान लो इसे आपने x1 नीचे लेके आए आप इसे, और ये x1 से ज़्यादा ऊपर चली गई, तो x1 से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो ये स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी, मतलब ढीली पड़ जाएगी। तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है, यानी वो स्लैक नहीं कर सकती है। तो इसलिए अगर ये नीचे x1 से जा रहा है तो इसे भी x1 से ऊपर आना पड़ेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पे ऐसे एक माइनस लगा दोगे कहीं पे भी, इधर लगा दो या इधर लगा दो। तो यही सेम रिलेशंस हमारे वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस के लिए भी रहते हैं
क्योंकि आप इसे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम रिजल्ट रहता है। तो बेसिक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एक फार्मूला होता है, वो भी मैं यहीं पे आपको बता ही देता हूँ। तो पहला जो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एटवुड्स मशीन में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट किस तरीके का होता है, तो इसमें एक फार्मूला होता है जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं उसका डेरिवेशन नहीं अभी बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा, बट फ़िलहाल अभी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। ये जो पुली होती है, इसकी अगर कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी अपॉन 2। ये फार्मूला स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आपका हमेशा यूज़ आता है। तो इस वाले एग्जांपल में, और ये सारे वेक्टोरियल लिए जाते हैं, मतलब डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे आपको डायरेक्शन अपने हिसाब से जैसे भी लेनी है ले सकते हो। तो इस एग्जांपल में तो हमारी वेलोसिटी ऑफ पुली क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, तो उससे ही हमारा क्या आ जाता है, ये सिंपल एटवुड्स मशीन का केस बनता है इसी फॉर्मूले से। इसमें जब आप वेलोसिटी ऑफ पुली को ज़ीरो रखते हो तो ये आपका 2b इधर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ b अगर नीचे की तरफ है तो लेट से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो आप ऐसे लिखोगे। और क्योंकि डायरेक्शन का ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपको बी के जगह पे ऐसे नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इससे ही हमारे पास आता है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। इससे नहीं आता, मतलब इसका आप सिंपल लॉजिक जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का, वो भी लगा के आप निकाल सकते हो अपने रिलेशंस, बट इस फॉर्मूले से भी आपके पास सेम ही रिजल्ट्स आते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पुली के इधर ऐसे करके ब्लॉक से लटके हो सकता है यहाँ पे कोई पुली ऐसे लटका हो, तो उसके लिए भी ये ट्रू होता है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर हम कुछ एग्जांपल्स करें तो चलो लेते हैं। तो मान लो फर्स्ट एग्जांपल, ऐसे करके हमारा पुली है, इससे ऐसे करके ये पहले एक ब्लॉक लटका हुआ है और ये दूसरा एक ब्लॉक लटका हुआ है। ये पुली जो है हमारी ऊपर जा रही है 2 मीटर्स पर सेकंड से, ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और हमारा ये ऊपर आ रहा है लेट से 3 मीटर पर सेकंड से। सॉरी, ऐसे नहीं मैं सीधा डाल सकता हूँ। तो हमें ये दोनों की अगर दी हुई है ऐसी तरीके की मतलब वेलोसिटीज़, तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। लेट से ये ए है, ये बी है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना है। मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लिखने लगा था। तो यहाँ पे अब जो है हमारा सिंपल सा जो एटवुड्स मशीन का केस है, ये ट्रू यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी पुली भी अब मूव करने लगी है। तो पुली अब मूव करने लगी है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले तो आप यहाँ पे किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव मान लो। तो लेट से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ पुली लिखेंगे 2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, जो कि हमें निकालनी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, डायरेक्शन पता नहीं ऐसे लिखो, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी नीचे की तरफ है, तो माइनस इसका जो मैग्नीट्यूड है 3 2। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जा रहा है, 4 + 3 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये ए जो है 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। एक और लेते हैं, ऐसे करके मान लो है, इससे नीचे ऐसे, ये मूवेबल पुली है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ये 3 मीटर्स पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। तो हमें बोला है वेलोसिटी ऑफ पुली फाइंड करने। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 12, ये नीचे जा रहा है तो -3/2। डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो ये ऊपर का हमने पॉजिटिव ले लिया, नीचे का नेगेटिव ले लिया। तो 12 - 3/2, दिस विल बी 9/2। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पुली क्या आ गई, 9/2 मीटर्स पर सेकेंड।
तो इस तरीके के एग्जांपल्स आप कर सकते हो। ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल्स हो जाएंगे, मैंने बस आपको इस फॉर्मूले के साथ फेमिलियर करवाने के लिए इस तरीके के एग्जांपल्स करवाए हैं। तो ये हमारा पहले तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जो है हम चलते हैं रॉड कंस्ट्रेंट पे, उससे एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को ही हम कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इन सब पे बेस्ड जो है हम एग्जांपल्स देंगे। अभी तक हम किस तरीके के एग्जांपल्स लेते थे, उसमें जो है हम इस टाइप का मतलब अरेंजमेंट लेते थे जिसमें सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इक्वल होता था। बट क्योंकि अभी हमें ये फार्मूला पता है तो इसके बेसिस पे जो है मैं आपको कुछ बहुत अलग अलग तरीके के भी एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। तो अब जो है हम रॉड कंस्ट्रेंट के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज़ रॉड कंस्ट्रेंट? रॉड कंस्ट्रेंट में जो है हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रॉड है वो रिजिड है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिजिड? तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो डिफॉर्म नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारी रॉड जो है ये एक रिजिड बॉडी है, सॉरी ये क्या होती है, रिजिड होती है। यहाँ पे हमारी जो ये आइडियल स्ट्रिंग होती है ये भी रिजिड होती है। तो ये रिजिड जो होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनएक्सटेंसिबल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनब्रेकेबल होती है, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होती है। मतलब हर पॉइंट, अगर यहाँ पे ये एक रॉड है, इसका ये वाला पॉइंट एंड वाला अगर v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसके हर पॉइंट आगे v वेलोसिटी से मूव करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। तो इनएक्सटेंसिबल, अनब्रेकेबल और हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल रहती है। रॉड कंस्ट्रेंट के लिए इतना जानना बहुत है। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आप मान के चलो, आपको खुद नहीं करना है, अगर हो तो खुद भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है तो खुद शायद नहीं होगा पहली बार में, तो हो गया तो अच्छी बात है। तो हमें क्या दिया है, ऐसे करके एक सिस्टम दिया है जिसमें इस तरीके से एक रॉड रखी हुई है। ये नीचे पहले तो सरफेस है और ऐसे एक वॉल है, एक उस वॉल पे ऐसे करके हमारी रॉड टिकी हुई है। ये रिजिड रॉड है, इसके इस एंड की वेलोसिटी आगे की तरफ va है। va ये हमें गिवन है कि है आगे की तरफ। ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस आगे तक है, मैंने बस इतना ही दिखाया है। तो हमें बोला है कि अगर ये एक रिजिड रॉड है तो इस पॉइंट B की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड, अगर ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट O है, तो हमें बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। तो देखो ये VA है, ये VB है। पहला जो मेथड है उसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। अब किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन से हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं वो देखना। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग मेथड होगा। वैसे तो आप डायरेक्टली, अगर आपको ये चीज़ समझिए कि हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी अलोंग द रॉड, तो आप मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। और हाँ सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, ये एंगल गिवन है, थीटा है। इनिशियली ये एंगल थीटा है, ये हमें गिवन है। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B क्या होगा वो हमें पूछा हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रिंग रॉड कंस्ट्रेंट जो है उसका एक फैक्ट यूज़ करेंगे कि हमारी रॉड जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। तो रॉड हमारी इनएक्सटेंसिबल है, लेट से इसकी लेंथ कुछ कैपिटल L है, तो ये L जो है बदलेगी नहीं टाइम के साथ, ये क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये लेंथ हमारी y है, OB अगर y है और OA अगर x है, तो यहाँ से हम बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपके पास क्या आएगा। पहले तो ये जो राइट हैंड साइड है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, ये पक्का है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि x t के टर्म्स में नहीं है। सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है
ये यहाँ पे वेलोसिटीज़ शो कर रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो ये dx/dt है, ये dx/dt क्या है? ये dx/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ x। आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x जो है हमारा टाइम के साथ किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यही इसकी वेलोसिटी है। ये dx/dt क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये va को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dx/dt के जगह पे हम जो है va को लिख सकते हैं, और क्योंकि ये टाइम के साथ बढ़ रहा है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली ये dy/dt जो है ये b के घटने की b के वेलोसिटी हमें बता रहा है, ये जो पॉइंट बी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ तो खुद भी नोटिस कर सकते हो, अगर आप इस पॉइंट को ऐसे खींचोगे तो ये पॉइंट नीचे आएगा, तो ये वी बी जो है ये नीचे की तरफ होगा। लेट से वी बी है इसकी वेलोसिटी, तो ये ज़रूर नीचे की तरफ होगा। तो ये टाइम के साथ क्या कर रहा है? वाई को डिक्रीज़ कर रहा है। ये dy/dt फिर क्या होगा? माइनस वी बी होगा, क्योंकि ये y जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। अब आप ये कन्वेंशन को बदल के ये भी मान सकते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन को आप नेगेटिव ले लो और डिक्रीजिंग फंक्शन को पॉजिटिव ले लो, वो आपके मन में है। बट यहाँ पे आपको अपोजिट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो dx/dt की जगह पे आप va लिख सकते हो और dy/dt की जगह पे आप vb लिख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा अच्छे से। तो आप इस इक्वेशन को फिर से अगर लिखें तो 2x इंटू वी ए माइनस 2y इंटू वी बी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x वी ए इज इक्वल टू 2y इंटू वी बी। वी ए तो गिवन है क्वेश्चन में, वी बी हमें निकालना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। वी बी बाई वी ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है x/y। अगर हम इस में जाए तो यहाँ से x/y हम आराम से निकाल सकते हैं बाई ट्रिगोनोमेट्री। ये थीटा है तो हमारा x/y क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? y/x। तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/y बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है? कॉट थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी ए कॉट थीटा। तो रॉड कंस्ट्रेंट में आपको ये वाला क्वेश्चन हमेशा अपने मन में लेके याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे मेथड डिस्कस किया है ये बहुत ही एक लॉन्ग मेथड है। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में निपटा सकते हैं। हमने क्या देखा कि रॉड कंस्ट्रेंट में कि अलोंग दी रॉड हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो इस दिशा में होगी वही बी पॉइंट की भी वेलोसिटी इस दिशा में होगी, है ना। बाय रॉड कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अलोंग दी रॉड हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होती है। तो इस पॉइंट की यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये वाले पॉइंट की भी वही वेलोसिटी होगी। या आप यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये रॉड कंस्ट्रेंट का आप एक हमेशा अपने मन में कंडीशन लेके चल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो इन रॉड कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे अगर आप वी ए का अलोंग दी रॉड कंपोनेंट निकालना चाहो तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वी ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये वी बी नीचे की तरफ है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इसका कॉस 90 माइनस थीटा इधर आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा भी होता है। तो वी बी का इस तरफ जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमने जो अभी अभी पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, या ये जो हमने पढ़ा कि अलोंग द रॉड वेलोसिटी हर एक पॉइंट की इक्वल होगी, उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी ज़ीरो। तो वी बी साइन थीटा, या अलोंग द रॉड आप लिख लेना साथ में, माइनस वी ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस आया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो प्लस आ जाता। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वी बी इज इक्वल टू वी ए कॉट थीटा।
सेम रिज़ल्ट हमें इस वाले इक्वेशन से भी मिल गया, बट बहुत कम टाइम में मिला। तो आप इस इक्वेशन को जो है अपने मन में हमेशा लेके चल सकते हो, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अपने मन में हमेशा लेके चल सकते हो। इतना बड़ा मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मेथड थोड़ा फैसिनेटिंग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसे। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हम जो है आगे देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं छोटा ही रखना चाहता था, तो इसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या क्या आता है वो सब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। एटवर्ड्स मशीन में ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखी थी। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में नया तो हमने बस ये फॉर्मूला जाना है और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स किए। और रॉड कंस्ट्रेंट में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो आपको अपने मन में रखने हैं। और रॉड कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आपको कोई भी एग्जांपल आपको कोई दे दे तो आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे रॉड कंस्ट्रेंट एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये एक अच्छा इल्यूस्ट्रेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको ये मेथड ज़रूर समझ में आया होगा। ये समझने में हो सकता है किसी को दिक्कत आई हो, तो लेक्चर को रिवाइंड करना और एक बार और फिर से समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी ना समझे तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे पूछ लेना। अगले लेक्चर में हमने जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और रॉड कंस्ट्रेंट पढ़ा है उसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में जो है हम वेज कंस्ट्रेंट स्टार्ट करेंगे। फिर वेज कंस्ट्रेंट में उसी लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो मैंने अभी बता दिया आगे के 2 लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। 2 पेज में आज का लेक्चर निपट गया क्योंकि बहुत ही छोटा सा था। तो रॉड कंस्ट्रेंट के लिए क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया वो अपने मन में रखना, सब कुछ अपने मन में रखना, नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ। मैं ज़्यादा चीज़ें जो है पेपर पे नहीं लिखता हूँ, वर्बली आपको बता देता हूँ, जब लिखना होता है तब भी बता देता हूँ, तो आप लिखते रहना साथ ही साथ। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना और हमारे चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय, जय श्री राम।